नमस्कार, मैं हूं सुशील सिंह। इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ समाज सेवक शिव कुमार पादा जी। बसोली विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या कहना है उनका, आइए आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सुशील जी, मेरा नाम शिव कुमार पादा है। मैं एक रिटायर्ड सीनियर लेक्चरर हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने काम किया और मैंने कोई लगभग 33 साल शिक्षा विभाग की सेवा की है। एक बतौर एक टीचर, उसके बाद लेक्चरर और उसके बाद सीनियर लेक्चरर। तो 2007 सेवा से निवृत्त हुआ और उसके बाद मैंने ये सोचा कि सेवानिवृत्ति के बाद मैं नौकरी भी कर सकता था। किसी स्कूल में छोटी मोटी नौकरी मिल जाती थी, टीचर की नौकरी मिल जाती, यहाँ तक कि मुझे ऑफर्स भी हैं प्रिंसिपल्स की स्कूलों में। तो मैंने सोचा कि इतना काम किया है, मेरे दिल में एक बात थी, एक कसक थी कि हमारा कुछ इलाका ऐसा है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं है, ना राजनीतिक स्तर पे, ना अफसरशाही में, ना प्रशासन के स्तर पे। तो मैंने उन दिनों ही एक तहिया किया कि ऐसा मैं करता हूँ कि सोशल एक्टिविज़म जो है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने तब से ही लोगों की छोटी मोटी समस्याओं को पत्रकारिता के द्वारा और दूसरों की अखबार में डालकर अपने पे समस्याओं को हाईलाइट किया, पत्राचार किया। साथ में कोई आता था, मैं साथ मिलकर उनको एक, जिसको कहते हैं कि डेपुटेशन के तौर पर भी मैं 2-4 जगह गया, जिसका मैं उल्लेख बाद में करूँगा। फिर मैंने सोचा कि जब तक अपने पास कलम ना हो तो मैं अपने मन की बात अच्छी तरह से नहीं रख सकता। तो भगवान ने मुझे कुछ ऐसी बात की, ऐसी प्रेरणा दी कि मैंने अपने तौर पर जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया। मैंने नहीं सोचा कि मैं कहीं जाकर किसी यूनिवर्सिटी में जाकर जर्नलिज्म शुरू करूं। मैंने अपने तौर पर जर्नलिज्म शुरू किया और उसके बाद आज तक मैंने बहुत से विषयों में लिखा, ख़ासतौर पर स्थानीय विषयों में, स्थानीय पर्यटन के बारे में, सांस्कृतिक विरासत के बारे में, खंडरात के बारे में, रूइंस के बारे में, स्थानीय पर्यटन के बारे में, स्थानीय जो समस्याएं थी, ज्वलंत समस्याएं, और स्थानीय जो लोगों को एक जो बुनियादी ज़रूरतें हुआ करती थी, जिसको एमिनिटीज़ कहते हैं, उनकी कमी के विषय में मैं अमूमन लिखता रहा। और जब भगवान की कृपा से मेरे इस वक्त गूगल में को 2000 आर्टिकल है जो कि विस्तृत विषयों पे मैंने लिखा हुआ है। और साथ ही मैंने इन दिनों में एक किताब का संकलन भी किया जिसका नाम था विश्व स्तरीय माई प्राइड, जिसकी विमोचन जो है वो महामहिम राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने किया और जिन्होंने मेरी पुस्तक के लिए संदेश भी लिखा। तो उसके ज़रिए भी, उसके किताब के माध्यम से भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बसोली की जो स्थानीय प्रॉब्लम्स हैं, स्थानीय यहाँ का जो हिस्ट्री है, स्थानीय जहाँ की जो धरोहर है, स्थानीय जहाँ की जो मान्यताएं हैं, स्थानीय जहाँ की जो अच्छी अच्छी बातें हैं, सनातन के बारे में, लोगों के भिन्न भिन्न लोगों के आपस में मेल जोल की बातें हैं, जहाँ की भिन्न भिन्न विभूतियाँ, पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो हैं, उनका सभी का मैंने विवरण किया है। मैं तो ये संदेश दूंगा कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, ए दिल जिए तो जमाने के लिए। सेवानिवृत्त लोग हैं, वो भी सेवानिवृत्ति के बाद घर में बैठ जाते हैं। उनकी जो पढ़ाई है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनका जो अनुभव है, वो समाज में उसके साथ शेयर नहीं करते और अपने अनुभव से दूसरों को लाभान्वित नहीं करते। मैं तो कहूँगा कि जब भी किसी को थोड़ा सा भी समय मिले तो अपनी ज़िंदगी से हटकर दूसरी ज़िंदगी के में भी, दूसरे लोगों के समस्याओं के बारे में भी सुने और जितना उसके पास समाधान हो सकता है समाधान करने की कोशिश करे। जिस प्रकार से पूरे देश का विकास हो रहा है उसमें मैं ये देख रहा हूँ कि बसोली जो है, जिसको कहते हैं टेल एंड, आखिर की जो पंक्ति है उसके आखिरी सिरे पे बैठा हुआ है, जहाँ पहुँचते पहुँचते जो भी सुविधाएं हैं, सुख सुविधाएं, विकास जो है वो वहाँ शून्य हो जाता है। देखिए, मुझे याद आता है कि जब हम कठुआ जाते थे तो एक बहुत पुरानी सड़क थी और वो सड़क इतनी थी कि सुबह चलते थे तो 4 बजे कठुआ पहुँचते थे। उसके बाद रावी में काफ़ी पानी बहा है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। उसके बाद फिर हमारी वो बनी, क्या नाम अपना, वो सड़क तो समझ लीजिए कि बसोली वालों ने 40 साल तक एक नर्क में वास किया। उसके बाद जब डैम की बात आई, डैम बने
तो उसका एक अलग हमें पैसा दिया गया कि एक अलग रास्ता चलाया जाए। तो उसके लिए एक नई रास्ता जो है बसोली बाया अपना मारता नगरोटा बाया महानपुर वो कठुआ के लिए दिया गया। और बहुत से रोड्स हैं, मैं सभी की बात करूंगा, लेकिन आज तक बसोली को जो जिसको कहते हैं कनेक्टिविटी है, जो सड़क संपर्क है, वो आज भी 20-30 साल के बाद वैसा कहीं वैसा है। मैं यदि बात करूं महानपुर बसोली के 30 किलोमीटर जो एक छोटा सा लिंक है, संपर्क मार्ग है, तो 40 साल से वो वैसा ही है। आज हमारा सबसे सौंदर्य जो इसको पर्यटन स्थल है वो हमारा धारमानपुर। हमारा विकास जो है श्रीनगर के कोने कोने में, श्रीनगर के दुर्गम स्थानों तक पहुंच गया है। श्रीनगर को स्मार्ट पूरा श्रीनगर बना दिया गया है। श्रीनगर में कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो फ्रांस में ना हो। जो फ्रांस में सुविधा है, जो जर्मन में सुविधा है, जो स्विट्जरलैंड में सुविधा है, वो वहाँ है। लेकिन बसोली की सड़क, बसोली टू हाटमार्च का लीजिए, वो कभी भी आज से 40 साल तक कभी भी वो ठीक नहीं रही। छोटी सी बारिश आती है वहाँ भूस्खलन हो जाता है। तो संपर्क की बात कहें बहुत बुरी है। हाँ, एक बात है, हमें अटल सेतु तो मिला, हमारा संपर्क तो पूरे देश के साथ हो गया, लेकिन संपर्क उनका हुआ जिनके पास कारें हैं, जिनके पास अपने वाहन हैं, वो तो अटल सेतु से चले जाते हैं। लेकिन जिनके पास कारें, अपने वाहन नहीं हैं, वो इसी रास्ते से जाते हैं। पता नहीं कब सामने से आने वाली जो वो टकरा जाए, कब वो नीचे गिर जाए। बहुत सी जहाँ दुर्घटनाएं हुए हैं। तो अटल सेतु का भी हमें मतलब तभी है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतर राज्य बसें चलाई जाएं, जिससे कि लोगों का आना जाना जो है अच्छा हो जाए। जम्मू कश्मीर की बसें पंजाब में लगें, जम्मू कश्मीर की बसें जो हैं वो हिमाचल में जाएं, तभी जाकर लोगों को इस सड़क संपर्क का फायदा हो सकता है, अटल सेतु का फायदा हो सकता है। अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक शिक्षा के सुधार की बात है, कहते हैं पैसों के साथ शिक्षा नहीं खरीदी सकती। आज इतना पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है, बहुत सी खरीदो फरोख्त होती है, स्कूलों को उपकरणों से भरा जा रहा है, लेकिन उन उपकरणों का रख रखाव, उन उपकरणों को चलाने वाले लोगों का अभाव है। स्कूल में पैसा आ रहा है, टूर कराने के लिए आ रहा है, खेलो इंडिया में आ रहा है, बहुत सा पैसा आ रहा है, लेकिन जहाँ तक एकेडमिक साइड की बात है वो यश की तस है। एकेडमिक साइड पे स्टाफ की बहुत कमी है, स्टाफ नहीं दिया जाता। कहीं अगर मैथमेटिक्स टीचर है तो वहाँ साइंस का नहीं है, साइंस का टीचर है तो वहाँ दूसरे इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं, कॉमर्स का टीचर नहीं है। तो बच्चों को पूरा जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स की वो नहीं दिखाई देती। मिसाल के तौर पर हमारे GDC गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बसोली है, वहाँ बच्चों को मैथमेटिक्स नहीं मिलता, वहाँ बच्चों को और दूसरी की जो केमिस्ट्री नहीं, बायोलॉजी नहीं मिलती। तो क्या फ़ायदा हुआ? प्राइमरी स्कूल खोल देते, डिग्री कॉलेज खोलने की क्या जरूरत थी? जब बच्चों को अपने डिग्री कॉलेज में पर्याप्त मात्रा में उनकी पसंद के विषय नहीं मिलते, तो उनको तो जाना पड़ता है कठुआ में। कई बच्चे अब हमारे जिनके पास पैसे हैं वो पठानकोट चले जाते हैं, कोई जम्मू में चला जाता है। तो जहाँ तक बात है स्टाफ की, जहाँ तक बात है रख रखाव की, वो बिल्कुल कम है। कि जहाँ तक बात रही हॉस्पिटल की, मुझे आज याद है कि आज से 50 साल पहले भी हमारे हुआ करती थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का अगर काम काज आज के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के साथ हम उसका वो करें, एक तुलना करें, तो आज का सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमारे 50 साल पहले के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के आगे कहीं नहीं टिकता। उन दिनों चाहे 2 डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन वो अपनी जी जान लगाकर पूरी OPD को वो संभालते थे। लोगों का इलाज हुआ करता था, 4 या 5 बेड हुआ करते थे, लेकिन सभी की पूरी अटेंडेंस, लोगों को अच्छी तरीके से दवाइयाँ दी जाती थी और हॉस्पिटल से दवाइयाँ दी जाती थी। मगर आज बात यह है कि भवन तो करोड़ों रुपए का बन गया हॉस्पिटल, लेकिन उसके बीच ना डॉक्टर हैं, हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, तो हमारे अस्पताल में मात्र 3 या 4 डॉक्टर हैं। ना हमारे जो ऑपरेशन थिएटर काम करते हैं, ना वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन बैंक है, ना वहाँ ब्लड बैंक है, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आज तक बसोली में कोई ऐसा कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ
जिसमें बेरोजगारी का उन्मूलन हो सके, इसका खात्मा हो सके। मुझे याद है कि हमारे बसोली का जितना रूरल एरिया है, बसोली भी रूरल एरिया में आती है, ग्रामीण इलाकों में, तो कोई घर हमारा खाली नहीं है जो अपने पेट को भरने के लिए, अपनी फैमिली के पेट भरने के लिए दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने वहाँ वक्फ कर दी है और तब जाकर वो जहाँ पैसा आता है। अगर हमारे इस इलाके में कोई रोजगार का साधन होता तो क्या बोला, हमारे बीए पास बच्चे, एमए पास बच्चे बोरी का काम करने के लिए वहाँ जाते हैं। बड़ी दया आती है। और जबकि अगर आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज को देखें तो वहाँ रोजगार के बहुत साधन हैं, वहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ लोगों को रोजगार के बहुत ज़्यादा साधन हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल वो कहते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनी हुई हैं। मैं कठुआ की बात करता हूँ। अगर आप कठुआ चलें, हाटली मोड़ में सबसे पहले इंडस्ट्रियल स्टेट है। उसके बाद आप लोगेट चलें, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट सबसे पहले है। फिर आप घाटी चलें, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है। फिर आप बुद्धि में जाएं, वहाँ इंडस्ट्रियल स्टेट है। माना कि इस 10 किलोमीटर के अंदर 8 इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं। वहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के छोटे छोटे कारखाने लोगों ने, उद्यमियों ने उद्यम लगाए हुए हैं। लेकिन बसोली में एकमात्र उम्मीद थी कि बसोली में बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद वो बाहर जाएंगे, उनको अच्छा सा कोई व्यवसाय मिलेगा। बसोली में आज तक कोई कारखाना नहीं लगा। कहाँ से कमाएंगे लोग? हर इंसान जो अमीर नहीं होता, लोगों में इतनी गरीबी है कि वो अपने बच्चों को आज के युग में नहीं पढ़ा सकते। वो बहुत सी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन बच्चों को खाना कौन मुफ्त देता, उनकी फीसें कौन भरेगा? तो ऐसे साधन होने चाहिए कि बसोली में रोजगार, हमारे बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद गलियों में फिर रहे हैं। रोजगार के साधन बिल्कुल नहीं है। कोई भी क्षेत्र है, कोई भी देश है, कोई भी राज्य है, कोई भी स्थान है, वो जाना जाता है वहाँ के इतिहास के और वहाँ की धरोहर के। वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ उनका कल्चर कैसा है। तो मैं कहूँगा कि अगर हम अपने इतिहास से और धरोहर से वंचित हो जाएंगे तो हम उस व्यक्ति के समान होंगे जो किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी के ऊपर आया हो। उसको अपने अतीत का पता नहीं, अपने भविष्य का पता नहीं, उसके अपने वर्तमान का पता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि वही कौमें जिंदा हैं जो अपने जमीनी स्तर पर जुड़ी हुई हैं। वही गौरव अपनी संस्कृति का करते हैं जिनको अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान हो। नहीं तो बसोली एक ऐसा स्थान है जहाँ संस्कृति, संस्कार, सनातन, बहुत सी चीज़ें जो है एक साथ मिल जाती हैं। लेकिन वही बात कि ऐसी बातों को कौन बचा के रखे। हमारी द्रोहें जो हैं आज थोड़ी थोड़ी करके वो गिर रही हैं, उनका कोई किसी प्रकार का कोई संभालने वाला नहीं है। एन आइडल मैन्स ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। जिसका दिमाग बिल्कुल बिला रहता है, बगैर काम के रहता है, वो शैतान का कारखाना होता है। तो नशा करता क्यों हो बच्चा? वो एक ऐसी कृत्रिम, जिसको कहते हैं बनावटी जिंदगी जीना चाहता है। अगर वो दुख है उसको किसी कारण, वो ये नहीं समझता कि मुझे दुख क्यों है, उस दुख को दूर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, परंतु एक वो शॉर्टकट अपनाता है कि थोड़ी देर के लिए मैं इस दुख से दूर हो जाऊं। उसको वो लत पड़ जाती है, वो नशा की ओर राग़िब होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई घोड़ा है एक, जब उसके सामने चीता आ जाता है तो घोड़ा ये नहीं करता कि मैं भाग जाऊं, घोड़ा वहां आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है कि जैसे चीता भाग गया है। चीता वहीं का वहीं होता है। ये हमारी जो मुश्किलें हैं समाज में वो हैं, लेकिन नशाखोरी करने से ये कम नहीं होंगी। और नशाखोरी में सबसे ज़्यादा कहूँगा तो माँ बाप का हाथ है। जिस माँ बाप का बच्चा घर देर से आए, घड़ी घड़ी बाजार को जाए, माँ बाप के साथ बैठना पसंद ना करे, जिस घर के आज भी पैसे गुम हो रहे हैं, जिस घर के बर्तन आज भी कम हो रहे हैं, जिस घर के गहने जो हैं वो भी चोरी हो रहे हैं, जो बच्चा माँ बाप से सामने रोटी खाने से कतराए, अपने जो दूसरे लोग हैं उनसे मिलना बंद कर दे, समझ लिए कि कुछ दाल में काला है। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के आने जाने का समय, बाहर जाने का समय, घर में आने जाने का समय जो है वो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। और माँ बाप को ये पता लगना चाहिए कि इस वक्त मेरा बिस्तर कहाँ होगा। जैसे हमें पता होता है कि अगर हमारी गाय घर में नहीं आते तो हमें पता होता है मालिक को कि मेरी गाय इस वक्त फलां खेत में चल रही होगी।
तो जब माँ बाप और बच्चे एक अलग ज़िंदगी जीना शुरू करेंगे तो बाकी पुलिस का है काम। तो पुलिस अपनी तरफ से नशाखोरी के विरुद्ध काम कर रही है, लेकिन थोड़ा सा और वो इसके ऊपर ध्यान दें, जहाँ नशा बिकता है उसके ऊपर छापे मारें, क्योंकि ऐसे ऐसे स्थान हैं जहाँ कोई शक नहीं कर सकता। ऐसे स्थानों को पुलिस ज़्यादा जानती है, तो वहाँ जाकर भी उनको पकड़ के, कुदरत है ना, प्रकृति माँ, इसने बसोली को खूबसूरती के साथ इतना सुसज्जित किया हुआ है, इसका इतना बड़ा तोहफा दिया हुआ है कि बसोली में हर प्रकार का पर्यटन जो है उपलब्ध है। यदि हम बात करें वाटर टूरिज़्म, बात करें रिलीजियस टूरिज़्म, बात करें ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल टूरिज़्म, बात करें वाटर स्पोर्ट्स की, बात करें जहाँ एडवेंचर टूरिज़्म की, तो जहाँ टूरिज़्म जिसको बहुफलकीय कहते हैं, हर स्तर पे, हर लिहाज से, हर व्यक्ति के टेस्ट का टूरिज़्म जहाँ है। तो कोशिश ये की गई, जब हमारी पॉन्डिंग हुई, रिजर्वायर बना RSJ, तो उसके साथ कुछ नई रचनाएं हुई, कुछ नए आइलैंड बने, कुछ नए लेगून्स बने, बैक वाटर बना, जैसे बसोली की खूबसूरती को चार चांद लगे। जैसे कि हमारा पुल बनने के बाद एशिया का ये तीसरा पुल है। पहला पुल है नॉर्थ इंडिया में है, पहला पुल है विद्यासागर ब्रिज हुगली के ऊपर, बिल्कुल ऐसा है। दूसरा है बॉम्बे बोरली में, बिल्कुल ऐसा है। और तीसरा जहाँ है, और इसी प्रकार का ब्रिज जो है सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, जिसका नाम है गोल्डन गेट्स। इससे खूबसूरती बड़ी है, पर्यटकों का आना जाना बड़ा है, लेकिन क्या करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसकी तरफ को ध्यान नहीं देता, सोए हुए हैं। कोई किसी प्रकार की कोई जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध नहीं है, तो आगे जाने के बजाय ये हमारा टूरिज्म जो है वो बिल्कुल पीछे जा रहा है। देखिए, हमारे पास एक बहुत सुंदर अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन है हमारी पुरथू, जिसको आजकल नाम दिया है मिनी गोवा का। पुरथू बीच है, एक तट है, और वहाँ जब आप खड़े होंगे ऐसे लगता है कि मैं समुद्र के तट के ऊपर खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ से छोटी छोटी लहरें जो हैं और रिपल्स वो जब किनारे के साथ टकराती हैं तो बहुत ही मनोरंजक जो वहाँ वातावरण पैदा होता है। वहाँ तो इतनी संभावनाएं हैं कि वहाँ लोग अपने तौर पर जाते हैं। पंजाब से, हिमाचल से, हरियाणा से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से लोग वीकेंड्स के ऊपर पुरथू में जाते हैं। बड़े अफसोस की बात, पुरथू में टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक भी खोखा, एक भी रेडी पानी की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। ना उनको कोई ब्रेकफास्ट ही है, ना वो लंच ले सकते हैं। अटल सेतु पे जब लोग आते हैं वो अपनी गाड़ियां अटल सेतु के दरमियान में खड़ी करते हैं। जब वो वापस इसलिए नहीं आते कि वहाँ आकर एक तो उनको चालान का डर है, दूसरा उनके इतने पेपर्स उनके जो है चेक किए जाते हैं। जबकि जो नुमाइश जब चलते हैं गद्दी गुजर, वहाँ मैंने देखा है लाखों की संख्या में, हजारों की, सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं, उनमें किसी का भी आधार कार्ड चेक नहीं किया जाता, कैमरों के नीचे निकल जाते हैं। लेकिन जब कोई पर्यटक आता है वो जहाँ से निराश होकर जाता है, क्योंकि जमीनी स्तर के ऊपर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। देखिए, बसोली के महल, इनको कहते हैं यूनिक, इनको कहते हैं सेवंथ वर्ल्ड इन द ईस्ट। जो पूर्व उसमें दिशा में जो पूरी दुनिया रहती है, वहाँ बसोली के महल जो हैं इनको वंडर कहा जाता था। वंडर्स ऑफ द हिल्स, वंडर्स ऑफ द ईस्ट। और ऐसे महल थे जिनको देखने के लिए लोग दूर से आते थे। अब तो जर्जर में है, अब रुइनिस हैं, अब ये खंडरात में है। लेकिन इसके जो वास्तुकला है, इसको बनाने वाले जो हैं वो विश्वकर्मा जी थे। ये सबसे पहला दुनिया में महल है जो आज से 400 साल पहले भी सेंट्रली एयर कंडीशन था। यहाँ इसमें शीश महल था, इसमें रंग महल था, इसमें दीवान था, इसके बीच रक्स महल था, इसके बीच दीवारें हैं जिसको कहते हैं म्यूरल पेंटिंग्स हैं। आज भी अगर आप उनके अंदर जाएं तो आपके छतों के ऊपर आपको पुरानी पेंटिंग्स आएंगी। लेकिन क्या कहें, ये सुतीले बिहार से ये भी उसके भेंट चढ़ गए। हाँ, मुझे एक याद है कि हमने एक टेक अप किया था मसला बसोली के महलों का। सारे कदीमा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर से, उन्होंने इसके नवीकरण और सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ 38 लाख रुपया
इसके लिए मंजूर किया। मैं 4 साल की बात करता हूँ। उन दिनों DPR भी हुआ, बिल्कुल मंजूर हो गया चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, लेकिन आज तक उसका काम जो है वो नहीं चल सका। मैंने कई बार डिपार्टमेंट को लिखा, वो कहते हैं कि हमें नया DPR भेजो, क्योंकि पिछले साल बड़ा भूस्खलन हुआ, अब हमें नया जो है ना DPR बना के भेजो ताकि हम इसके काम को चला सके। इस आशय के लिए मैंने अपने डिप्टी कमिश्नर साहब को भी लिखा, मैंने उनका अपने डायरेक्टर हैं के सिद्धा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, उनको भी लिखा। PWD वालों को कहा मैंने कि आप से जब कोई DPR मांगता है तो वो आप 4 साल पुरानी उनको फिर भेज देते हो, नई DPR क्यों नहीं बनाते? तो जिसकी वजह से हमारे जो खंडरात हैं महल, उनका जो नवीकरण होना था वो आज पीछे की पीछे जा रहा है। जो आज से 4 साल पहले जो उसके ऊपर खर्चा आना था, आज वो उससे दुगना खर्च हो। और उसके साथ हमने देखा होगा पिछली जो भूस्खलन हुए, महल का दूसरा हिस्सा भी टूट गया है, और उसके अपनी चपेट में नीचे उसका जो स्कूल था वो भी ले लिया। बड़ी अफसोस की बात है कि जो हमारे नुकसान पिछली बरसात में हुए, उनकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। जो सड़कें टूटी हुई थी आज भी टूटी हैं। दन्नी के पास महानपुर रोड के ऊपर देखेंगे, वहाँ जो सिंकिंग जोन था आज भी वैसा का वैसा ही है। जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं। भगवान ने ऐसा नहीं किया, नहीं तो वहाँ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो सकती थी। पूरा रोड आधा खत्म हो गया, ना वहाँ को बैरिकेड लगाई है, और जो वहाँ डाली भी गई है लोगों, वो इतनी ऊंची है सड़क से कि अगर वहाँ से कोई मोटरसाइकिल वाला नीचे गिर जाए तो वो ना तो पास दे सकता है, तो उसकी किसी भी प्रकार मृत्यु हो सकती है। छोटा वाहन किसी भी वक्त उस क्षतिग्रस्त हो सकता है। सड़क की बहुत दयनीय दशा है। इसी प्रकार से अभी हट वाली सड़क का उसको भी जीर्णोद्धार ने किया, और हमारे इलाके की बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक उनको दोबारा पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि इनकी भी सुधरें, जहाँ भी लोग रहते हैं उनको भी संपर्क चाहिए। देखिए, काम तो बहुत लगे हैं। बसोली एक ऐसा स्थान है जहाँ प्रोजेक्ट शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता। मिसाल के तौर पर तालाब की बात है, रानी तालाब। इसके लिए 1,92 लाख रुपया जो था मंजूर हुआ था। इसका सौंदर्यीकरण करना था, इसका नवीकरण करना था, रेनोवेशन करने थी, ब्यूटिफिकेशन करनी थी। लेकिन ठेकेदार ने क्या किया कि उसने अपने कॉस्ट बढ़ाने के लिए पुराने ऐतिहासिक युग के बने हुए जो दीवारें थी उनको गिरा दिया, उसकी जगह पे कंक्रीट दीवारें लगा दी। इसी प्रकार अगर दूसरी साइड आप देखेंगे, वहाँ भी बिल्कुल ऐसा हुआ है, और वो कंक्रीट दीवारें लगाई, उसके बीच बॉर्डर डाल दिए, और पूरा का पूरा उसका ऐतिहासिक जो नक्शा था वो उसका रूप जो है खराब कर दिया। वहाँ टाइलें लगाई गई हैं, वहाँ पुल बनाया गया है, वहाँ ग्रेनाइट डाला गया, वहाँ कैनोपीज लगा दिए गए हैं। आज से 4 साल से वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, वैसी की वैसी जगह हैं। ना वहाँ को बैठने का इंतज़ाम है, ना वहाँ को प्रकाश का इंतज़ाम है, ना किसी प्रकार का वहाँ एक रेस्टोरेंट, एक फूड सेंटर खोलना था, वो नहीं है। किसी प्रकार का कोई मनोरंजन नहीं है। और जहाँ तक रही बात फुहारों की, 25-30 लाख रुपए के फुहारे आज से 3 साल से वो तालाब के बीच फेंक के चले गए हैं। इसकी किसी ने सुध नहीं ली। ये किसका लॉस है? ये हमारे जम्मू कश्मीर का लॉस है। अब बसोली का जो तालाब है, इसके पानी के नीचे 10-15 ट्रक जो हैं वो मलबे के पड़े हैं। वो मलबा जो रिपेयर के वक्त हुआ था, हमने इनको कहा कि पानी को खाली करो, इसमें से वो बुशिस हटाओ और इसको बाहर करो, इसकी पिचिंग करो, और ताकि इसमें दोबारा घास ना चल सके। तो किसी के कान पे कोई जू नहीं रही। सारे डिप्लोमेट, सारे ब्यूरोक्रेट्स, आज एक कल्चर चला हुआ है, ना वो किसी का टेलीफोन अटेंड करते हैं, ना ईमेल का जवाब देते हैं, ना किसी चीज़ का संज्ञान लेते हैं। उन्होंने अपने आप को लोगों की समस्याओं से दूर रखा है। वो सुनना पसंद नहीं करते। तो पता नहीं क्या बात है। हम तो महामहिम राज्यपाल से जो कहेंगे कि वजह क्या होगी है कि आज जो ब्यूरोक्रेट है वो लोगों की बात नहीं सुनता और ना उसका संज्ञान लेता है। तो 2021 में इस पहाड़ी को तोड़ दिया। ये नहीं देखा कि इस पहाड़ी के ऊपर एक स्मारक है, ऐतिहासिक स्मारक है। तोड़ दिया। तोड़ने के बाद इसका संज्ञान लिया इसका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जम्मू वालों ने। फिर जाकर उन्होंने इसके तोड़ने को बंद करवाया। उन्होंने 1 करोड़ 38 लाख रुपया जो था जिसके नवीकरण के लिए
और वहाँ एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए, विद्युतीकरण करने के लिए, और वो जो ऊपर कमरे हैं उनको बनाने के लिए किया। लेकिन अफसोस की बात है, वो इतना पैसा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसके सौंदर्य करने के लिए दिया था, उसका 60-70 लाख रुपया दोबारा इस पहाड़ी को बनाने के लिए खर्च हो रहा है। पहले 40 लाख रुपया पहाड़ी को काटने में खर्च हुआ, अब 60 लाख रुपया जो है पहाड़ी को दूसरी बार बनाने के लिए हो रहा। मतलब ये कि 1 करोड़ रुपया ये किसकी जेब से किया? 1 करोड़ रुपये का ये जो भार हमारे राजकीय कोष के ऊपर पड़ रहा है, इसकी भरपाई कौन करेगा? कि बसोली को क्यों कहते हैं कि अधूरे प्रोजेक्ट है। 2017 में शिलान्यास रखा गया था बसोली स्पोर्ट्स स्टेडियम का, आज भी वैसा के वैसा है। पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी, एडमिनिस्ट्रेटिव इच्छा शक्ति की कमी, इसकी तरफ ध्यान ना देना, इसको डिस्क्रिमिनेशन की बड़ी वेदी पे चढ़ा दिया। जबकि जम्मू कश्मीर में हर स्थान पे जो स्टेडियम है वो काम कर रहे हैं, लेकिन बसोली का स्टेडियम ऐसे लगता है जैसे जहाँ को ट्रांसपोर्ट यार्ड बन रहा हो। इसका भी संज्ञान हमने काफ़ी बार मैडम नुसरत गुल को लिखा, जो सेक्रेटरी हैं, कि मैडम इसका संज्ञान लीजिए, इसको तुरंत करिए। वही हाल हमारा वाटर टूरिज्म का है। वाटर जो स्पोर्ट्स हैं, वाटर स्पोर्ट्स श्रीनगर का और बसोली का एक ही दिन को इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जो हैं वो श्रीनगर में चल रही हैं, और बसोली आज भी 7-8 साल में वहीं का वहीं है। बसोली 1846 में एक अमृतसर पैक्ट हुआ था, संधि हुई थी महाराजा गुलाब सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख दरबार में। इसको अमृतसर की मार्च की संधि कहते हैं। उसमें बसोली को हम थे महाराजा रंजीत सिंह के अधीन, तो बसोली को अलहदा करके जम्मू के महाराजा गुलाब सिंह के साथ उनको जोड़ दिया गया था। और बसोली का जो रख रखाव था वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ लाहौर उसके अधीन कर दिया था, और उन्होंने जहाँ एक अपना क्या ना कहते हैं सूबेदार गंडा सिंह को भेज दिया। उसके बाद बसोली के उस वक्त 74 गांव थे। बहुत से गांव को मिलाकर बसोली के आज 174 गांव हैं, और एक तहसील जो थे वो 1920 में तहसील का इसको दर्जा मिला। इसके बीच में कितने सब डिवीजन, 6-7 तहसीलें निकल गई। हमारे नेताओं में एक तो दूरदर्शिता की कमी, ये मात्र छोटी छोटी बातें क्या और कुछ सोच नहीं सकते। तो आज हम पूरे तहसील के तहसील में हैं, और हमारी इतनी बुरी हालत है कि कई नायब तहसीलों से भी, हम नायब जो तहसीलें हैं वो जिसको कहते हैं, उनसे हम बहुत नीचे हुए हैं। अगर इसका रिप्रेजेंटेशन टाइम पे हुई होती तो आज बसोली जो होती वो सबसे पुराना एक डिस्ट्रिक्ट होता। डिस्ट्रिक्ट बनने से आपने पूछा इसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब भी कोई ग्रांट आती है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है, तो उसके हिसाब से ही डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है पैसा। डिस्ट्रिक्ट में नए नए आयाम खुलते हैं, नए भर्ती होती है, नए डिपार्टमेंट खुलते हैं, नए लोगों की भर्ती होती है, नए मुलाजिम लगते हैं, दुकानदारों को फ़ायदा होता है, हाकर को फ़ायदा होता है, गाड़ी वालों को फ़ायदा होता है। मतलब ये है कि अगर जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो बसोली का कायाकल्प हो जाए। वो जो लोग छतरगला से वो 4 रोज लगाकर कठुआ में तरीक को जाते हैं और 2 रोज वो बसोली में और कठुआ में बताते हैं, तो उनको 1 तारीख बसोली छतरगला बनी से सरथल से जाने के लिए उनको 5,000 रुपया लगता है। अगर बसोली में डिस्ट्रिक्ट बन जाए तो सभी लोगों को आसानी हो जाएगी। तो देखिए, हमारा प्रयास जारी है। अगर हुआ तो देखो, काशी रफ्तार से ये कम है। मैं फिर कहूँगा कि पॉलिटिकल इच्छा शक्ति ना तो हमारे इसको लोकसभा के हमारे जहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, ना उनकी उनमें रुचि है, ना वहाँ यहाँ वो आना पसंद करते हैं। झूठे बातें करते हैं कि बसोली को एम्स की तरफ से डेली ओपीडी होगी और 24/7 यहाँ एमरजेंसी चलेगी। बसोली का अस्पताल रेफरल अस्पताल है। अगर आपके पाँव में मोच है तो पठानकोट जाइए, वहाँ आपका 1 लाख रुपए में इलाज हो जाएगा। अगर प्रसूति है, डिलीवरी केस है, जहाँ नहीं होगा बिलावर जाइए या पठानकोट जाइए, 2 लाख रुपए से डिलीवरी करवा के आ जाइए। ये वो है जहाँ किसी प्रकार का कोई ओपीडी नहीं आई एम्स की। ये सिर्फ
बसोली को ना यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई कॉलेज मिला, ना किसी प्रकार का कोई आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, ना किसी प्रकार की कोई हमें इंडस्ट्री मिली, ना कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हुआ जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। वही लोग हैं बेचारे बेबस हैं, पढ़ाई करने के बाद दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, मजदूरी करते हैं, और कई लोग ऐब का शिकार होकर घर में आकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारते हैं। मैं ये सुझाव दूंगा कि जो व्यक्ति जहाँ बैठा है, जिसका जो दायित्व है, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे प्रशासन हो, उनको जो काम दिया हुआ है वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं। मैं तो कहूँगा कि उनको चाहिए कि अपनाएं और लोगों के बीच कोई एक अंतर ना रखें, लोगों को खोल के सुने, उनकी समस्याओं का समाधान करें। हमें बड़ी खुशी है कि बसोली में हमारा जो प्रशासन है वो लोक हित में काम करता है, लोगों की बातें सुनता है, लेकिन अब बसोली के डेवलपमेंट में बसोली का प्रशासन नहीं इसमें इन्वॉल्व है, डिस्ट्रिक्ट वो भी है। तो मैं कहूँगा कि अपने आप को हमारे ऑफिसर लोगों का हिस्सा समझें, लोगों की समस्याओं को सुने, उनका समाधान करें। बाकी रही बात हमारे जनप्रतिनिधियों की, उनको भी चाहिए कि लोगों ने वोट दिए, उनकी भी बहुत सी अपेक्षाएं हैं, उनकी बहुत सी आशाएं हैं। तो आशाएं क्या हैं? बड़े बड़े मुद्दे लेना, एक ही व्यक्ति को संतुष्ट कर देना, एक मोहल्ले को संतुष्ट कर देना, एक वर्ग को संतुष्ट कर देना, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है बड़े बड़े काम ले लो। जैसे पुनर्जीवित करना है बसोली के टूरिज्म को, इसको पुनर्जीवित करो। हमारे रुके हुए जो प्रोजेक्ट हैं उनको चालू करवाओ, जहां रोजगार के साधन उपलब्ध करवाओ, जहां इंटरस्टेट यातायात काम करवाओ, बसोली से भद्रवाह तक सड़कें बनवा दो। और एक हमने इनसे बात की थी और हमारे माननीय MP साहब ने कहा था कि बसोली को रेल संपर्क मार्ग देंगे। मैं काफ़ी दिनों से लिख रहा हूँ कि पठानकोट से अटल सेतु तक पार पंजाब तक 35 किलोमीटर का रास्ता है, ना जहाँ को पुल है, ना जहाँ को सुरंग है। इसका संपर्क दीजिए। और एक बड़े मजे की पिछले महीने की खबर आई थी कि बस कठुआ वालों की लॉटरी निकल गई। वजीर नगर है पठानकोट में, वहाँ से कठुआ को रेल दी जाएगी, फिर वो रेल जाएगी चलती वो चली जाएगी वहाँ बालासुंदरी, फिर वो वहाँ बिलावर चली जाएगी, बिलावर से फिर वो बसोली आएगी, बसोली से फिर वो बनी रह जाएगी और छतरगढ़ उधर चली जाएगी। कितनी घिनौनी बात है कि पठानकोट से जो हमने लानी है तो मनवाल और बिलावर में 40 किलोमीटर का फर्क है, तो वहाँ से ले आओ, पठानकोट से लाओगे। पहले रेल चलती है बसोली, फिर बिलावर से बसोली आएगी, फिर बसोली से वहाँ जाएगी। अरे पठानकोट से अटल सेतु तक 35 किलोमीटर का रास्ता है। ये कुछ लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसी कुछ वो बातें होती हैं कि रेल आ जाएगी। अगर कोई लाने वाला होता तो आज तक रेल आ जाती। अगर हमारी अटल सेतु तक रेल आ जाए तो 26 लाख लोगों को फायदा है इसमें। डिस्ट्रिक्ट चंबा पूरा, नूरपुर तहसील पूरी, कांगड़ा की आधा डिस्ट्रिक्ट, पठानकोट की 3 तहसीलें, बसोली, बनी, बिलावर, भद्रवाह, इन सभी लोगों को जो इतने दूर जाना पड़ता है वो बसोली में आकर ट्रेन में बैठकर वो सफर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे। जो विकास वहीं होगा जहां का नेता होगा, पावरफुल नेता होगा, शक्तिशाली नेता होगा, प्रभावशाली नेता होगा, उसी जगह का वो विकास होगा। करने के लिए विजन चाहिए, विकास करने के लिए हमारे पास गर्ज चाहिए। हमें तो बहुत खुशी है कि दर्शन जी जिस दिन से MLA बने हैं वो एक दिन भी अपने दफ्तर में नहीं बैठे हैं। वो हमेशा पैदल चल के लोगों के घर घर में जाकर वो उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, बसोली को और बहुत कुछ चाहिए। बच्चे मांग रहे हैं, जहाँ कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है कि जहाँ लोगों ट्रेनिंग करें, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट चाहिए। मैंने लेटर लिखा था अपने जितेंद्र जी को, जितेंद्र जी अगर आप चाहते हैं कि हमारा भला हो तो ये छोटे मोटे कामों के बजाय कुछ सॉलिड काम कीजिए, प्रोफेशनल कॉलेज खोलिए, जहाँ कुछ बाहर से इंडस्ट्री लाइए। क्योंकि बाहर के इंडस्ट्री जो आते हैं वो सिर्फ कठुआ में नहीं लगेंगे, जब वहाँ घाटी में लग रही हैं,
बसोली भी जगह है जहाँ भी लोग जो हैं वो जीना चाहते हैं, जहाँ के लोग भी चाहते हैं कि उनको रोज़गार मिले। तो बाहर से जो इंडस्ट्रीज आती हैं वो बसोली में लगाई जाएँ, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। जहाँ के लोग जो हैं उनको अभी तक स्टार्टअप का नहीं पता है, जो बड़े शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हैं उन्होंने ही स्टार्टअप का वो फ़ायदा उठाया है, किसी एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में। मैं इसके बारे में ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बच्चों को जहाँ स्टार्टअप का कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरी अंत में एक गुहार है प्रशासन से, केंद्रीय प्रशासन से, केंद्रीय मंत्रियों से, प्रधानमंत्री जी से, कि ये जो हमारा बसोली से मानपुर तक का इलाका है, यहाँ तक ये जो पूरा जो रोड है इसको BRO का अंडर दिया जाए, तभी जाकर इसकी जो हालत सुधरेगी। अन्यथा ये कभी सुधरने वाली नहीं है। हमारी 2-3 पीढ़ियाँ चली गई इसी को देखते हुए। तो अगर आप चाहते हैं कि बसोली के लोग सुख शांति से रहें तो कृपया इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बाकी जिला हमारा हक है, कानूनी हक है, ऐतिहासिक हक है। ये हमारा जिसको कहते हैं धरोहर है हमारी। हर लिहाज से बसोली जो है, अगर जम्मू कश्मीर की कोई जानता है तो वो बसोली के कारण जानता है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर कोई नाम है जम्मू कश्मीर का तो बसोली की वजह से नाम है। तो बसोली को आप धक्का देकर पीछे देख लेते हो और जाकर नए जिलों का वो निर्माण करते हो, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये हमें हमारा हक मिलना चाहिए। तो मैं कहूँगा अपने यहाँ के अपने चीफ मिनिस्टर जी साहब को, वहाँ में राज्यपाल जी को, हमारे अपने जो यहाँ के सदस्य हैं, जहाँ के हमारे जो MP हैं जितेंद्र सिंह जी को कहूँगा कि प्लीज़ एक मत होकर एक आवाज़ में बसोली को जिला बनाने के लिए काम करें, तभी जाकर हमारा उद्धार हो सकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।